मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो। ऐ मेरे हमवतन, ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं। करो आगाज फिर से सफर का, मंजिल इश्क राहे कमर का। चाहे कितना भी हो अब कठिन ये सफर, मंजिलों से ये कह दो कि मैं आ गया आगाज़ सफर। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ सफ़र के साथ एक बार फिर मैं फ़ख्र आलम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। ज़मीन से हमारा रिश्ता बहुत ही मुक़द्दस होता है, बहुत जज्बाती होता है। इसी ज़मीन पे हम पलते हैं, इसी ज़मीन से हमें खुराक मिलती है, और फिर जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है तो यही ज़मीन है जो अपनी बाहें खोलकर आपको हमेशा के लिए अपनी गोद में सुला लेती है। आप ये सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मुशक्क़त करते हैं कि आप अपने लिए एक ज़मीन खरीद सकें जिस पे आप अपना घर बना सकें। सारी ज़िंदगी की मेहनत करने के बाद खुशी खुशी आप अपना सामान बांध कर अपने नए घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और आपको ये पता चलता है कि उस घर में पहले से ही कोई और रह रहा है, उस घर का पहले से ही कोई और मालिक है। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप अपने हक के लिए लड़ेंगे? फिर अचानक असलहे से लेस कुछ लोग आकर आपको बोलेंगे कि आपकी जिंदगी उस घर या जमीन से ज्यादा कीमती है। यह कहानी है पाकिस्तान में हजारों लोगों की, यानी कि गैर कानूनी कब्जों की कहानी। वर्ल्ड बैंक की 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद किसान को उसके हक से बहुत कम रकम मिलती है, बड़ा हिस्सा जो है वो जिम्मेदार के पास चला जाता है। इसी तरह शहरों में भी कब्जा माफिया अपने कदम बड़े जबरदस्त तरीके से जमा चुका है। जमीन से हमारी ये मोहब्बत, ये मुकद्दस रिश्ता, ये मोहब्बत हवस में बदल चुकी है। जमीन की हवस। आपको अब एक कहानी दिखाते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी की जिसने अपने इलाके में अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। फिर अचानक उसके दफ्तर को आग लगा दी गई। जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उसकी मदद ना की, उल्टा उसी के ऊपर FIR काट दी। मैंग्रोव वो पौधा है जो एक खामोश मुहाफिज है। जितने भी समंदर में तूफ़ान वगैरह जो भी आते हैं या सैलाब आता है उसे रोकता है। अगर ये ख़त्म हो गया तो पूरी कराची ख़त्म हो जाएगी। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका रोज़गार ही समंदर से वाबस्ता है। मैंग्रोव के अंदर झींगा भी पलता है, मछली भी होती है, केकड़ा भी होता है। कराची के गांव कक्का पीर के लोगों का मैंग्रोव्स के पौधों से करीबी रिश्ता है। अब्दुल गनी इसी वजह से अपने इदारे फिशर फोक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इन मैंग्रोव्स को बचाने की कोशिश में जुटे रहते थे। मेरे अब्बू मैंग्रोव की कटाई के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि माहौल की आलूदगी में इजाफा हो। वो खुद प्लांटेशन करते थे, खुद उनकी देखभाल के लिए जाते थे। एक बड़ी गैंग है, माफिया है, जिसके सामने मेरे ख्याल में कोई भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता। जितनी भी मैंग्रोव्स की जगह है उसको ये फिल करते हैं मिट्टी से और उसके ऊपर एक प्लॉट बनाकर उसे बेच देते हैं लोगों के साथ। 6 मई 2011 को कब्जा माफिया के लोगों ने अब्दुल गनी और उनके एक साथी को अगवा कर लिया। उन दोनों पर तशद्दुद किया गया और बाद में उनकी लाशों को समंदर में फेंक दिया गया। ये वही जगह है जहाँ पर वहाँ से घर से अगवा करके ले आए थे उनको, तो यहाँ पर कत्ल करके यहाँ पर फेंक दिए ताकि उनकी लाशें ना मिले। उनकी लाशें उनकी यहाँ पर मिल गई। अब्दुल गनी की लाश भी वहाँ से मिली। बहुत लाइफ चेंज हुई है, बहुत
मैं उनकी अपने घर में उनकी कमी पूरी तो नहीं कर सकती और ना ही उनका किया हुआ काम उसी तरीके से सरअंजाम दे सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उनका अधूरा ख्वाब पूरा करूँ। अब्दुल गनी की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ फैक्ट्स पे ज़रा गौर करते हैं। पाकिस्तान में एक ज़माने में 8 तरह के मैनग्रोव्स जो थे वो मौजूद थे और इनकी तादाद तकरीबन 4 लाख थी। वक्त के साथ साथ, ज़मीन के कब्जे के साथ साथ, माहौल की आलूदगी के साथ साथ ये तादाद अब 2011 में सिर्फ 3 इकसाम मैनग्रोव्स की रह गई हैं, यानी कि 75% की कमी हो चुकी है। मैं इस वक्त यहाँ पर दावत दूंगा अब्दुल गनी साहब की साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं आयशा को, और उनके साथ हाशिम साहब को, जो कि अब्दुल गनी साहब के साथी होते थे, उनको बुलाते हैं। आयशा, क्या आपके वालिद साहब ने आपसे कभी जिक्र किया था कि मेरी जान को ख़तरा है? कभी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था? उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें पता था कि उनको किसी न किसी तरह से नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। वो इस तरह की बातें हमसे शेयर नहीं करते थे कि मेरी जान को नुकसान है, लेकिन आपको पता था कि उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने कभी नहीं कहा कि बाबा रुक जाएं, ये ना करें? देखें, कहते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि बस मुझे अपने कम्युनिटी के लोगों का रोज़गार बचाना है, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये शुरू कब हुआ था ये सब कुछ? ये पहली दफ़ा कहानी शुरू कहाँ से हुई थी हाशिम साहब? 2010 के लास्ट में जो है ना, और इस टाइम में जो है इन लोगों ने जब ये मैंग्रोव्स को काटना शुरू किया और लैंड को जो है वो करके फिर उस पर मकान बनाने शुरू किया, फिर हम लोगों ने जब अखबार में इनमें दिया ना, फिर उन्होंने जो है हमारे पे जैसा पहला हमला जो है ये 16 जनवरी 2011 को जो है हम लोग का जो हाफिज़ था उसको जो ये रात को आए और हाफिज़ को जला डाला और इतना फायरिंग है क्या। तब हम लोग गए उधर माड़ीपुर थाने में, तो बोला ये चीज़ तो इधर हुआ ही नहीं है, आप लोग झूठ बोलते हो। नहीं, हम लोग को ये सब फेंक के दिया नहीं हम लोग का एप्लीकेशन पाँव में। फिर 5 मई 2011 को और रात को आए, पहले हम लोग को धमकियाँ बमकियाँ दिया, ज़बरदस्ती हमारे ये जो बंदे थे उनको जो है ज़बरदस्ती पकड़ के और ये लेके गए। फिर उन लोगों ने जो है तशद्दुद किया है उधर जाके, और हम लोग का एक आबाई गांव है शमसपीर जजीरा, उसके पानी में उधर जो है दोनों को फेंक दिया। तो हमारे साथ सर ये मतलब ये जो ज़मीन जिस पे कब्जा किया गया है, हाँ, वहाँ पे क्या कुछ बना है अभी तक? तकरीबन सर हमारे ख्याल में 300 तक 400 तक प्लाट जो है बन गए हैं। मस्जिद जो है अभी तक भी उनका जो है वो बन रहा है, जा रहे हैं उसको काट के अंदर जा रहे हैं। बस आप ये समझिए कि जो मकामी लोग हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं ना इस वक्त, सिर्फ वो महफूज है, उनके घर बच गए हैं, बाकी तो टोटल हर चीज़ जो है ना वो कब्जा कर लिया है उन्होंने। हमारे एरिया में पुलिस अभी भी फरात को फायरिंग करती है। पुलिस फायरिंग करती है? जी बिल्कुल। पुलिस क्यों फायरिंग करती है? बस उनको मिल रहा है, उनको रिश्वत दी जा रही है, वो मिले हुए उनसे। जिन लोगों ने आपके वारिस साहब के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बेशक सीना तान के चल रहे हो, लेकिन हम अपने मिशन को आगे ले जाएंगे और आपका रास्ता रोक देंगे। बेशक आप अपना सीना तान कर आज चल रहे हो, मगर ये अपना मिशन जारी रखेंगे। आयशा, ये बताएं कि आपको अपना मुस्तकबिल और अपनी कम्युनिटी का मुस्तकबिल कैसा लगता है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमारे कम्युनिटी के लोगों में वो शऊर पैदा करूँ, सब कुछ उन्हें आना चाहिए। बस मेरा ये ख्वाब है कि वो बाशऊर हों, वो किसी के सामने झुकने वाले ना हों। और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कम्युनिटी के लोगों को एक दिन मुझ में गनी का अक्स नज़र आएगा। मैं उनके अधूरे काम को पूरा करना चाहती हूँ और हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये तो कब्ज़ों की कहानी है, चलती रहेगी। हज़ारों शहरी हैं पाकिस्तान के जो इससे परेशान हैं, मगर ब्रेक के बाद आपको जो कहानी मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, सुनाऊंगा, उसके बाद आप मरने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। ब्रेक से वापसी पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ।
एक मिनट के लिए ज़रा नज़र डालते हैं कुछ ऐसे और हाई प्रोफाइल केसेस पे जहां पर लोगों ने लैंड माफिया के हाथों अपनी जान गंवाई। नवंबर 7, 2009 को निसार बलोच, ये सरबराह थे गटर बागीचा मूवमेंट के, लैंड माफिया ने इनको मौत के घाट उतार दिया 7 नवंबर को। 27 दिसंबर 2009 को 17 स्टेट एजेंट्स कराची में 6 महीने के अंदर लैंड माफिया ने मारे। 7 जनवरी 2010 नादिर शाह बलोच, 6 मई 2011 हाजी अबू बकर और अब्दुल गनी, 23 जुलाई 2012 को एजाज अहमद, ये फिशर फोक एक्टिविस्ट थे, और 13 मार्च 2013 को परवीन रहमान डायरेक्टर थी ये औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की। लैंड माफिया ने इनको भी रास्ते से हटा दिया। मैंने आपको बताया कि ये हजारों पाकिस्तानियों की कहानियां, और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी ऐसे कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनकी कहानी सुनते हैं। बहन अस्सलाम वालेकुम, आई एम फायज़ा अजीज़ और लियारी के इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। 2-3 सालों से अगर आप देखें तो हालात ऐसे हैं कि आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम उस इलाके में रहते हैं, हमारी मजबूरी है कि अगर हम टेम्प्रेरी तौर पे भी चाहें कि हम कुछ अरसे के लिए किसी और घर में चले जाएं या किराए के मकान में चले जाएं तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे सर पर ये थ्रेट मौजूद है कि हम अगर यहाँ से गए तो हमारा घर जो है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर हम वहाँ रहते हैं तो भी खौफ है। यानी आप मजबूरी के साथ रह रहे हैं, लेकिन उस घर को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आपकी फैमिली का एक एसेट है। और किसी ने जी, मेरा नाम अक्सा है और मैं इधर सदर के इलाके से हूँ। हम लोगों ने कुछ अरसे पहले तीसरा टाउन में एक प्लॉट लिया था। बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी की तकरीबन जमा पूंजी हमने उसी में लगाई थी, पर हम लोगों ने सारी इसमें इंस्टॉलमेंट भरी। बस जब कब्ज़ा मिलने का टाइम आया तो वही लैंड माफिया वालों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, और जब हमने FIR कटवाई तो उल्टा हमें ही मतलब है कि अंदर करने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि मेरे भाई को अगवा करने की मतलब उन्होंने धमकी दी, और साथ साथ हम लोगों को शूट कर देने का भी उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी एहतजाज किया या फिर मतलब है कि हमसे लड़ने की कोशिश की तो फिर हम आपको जान से मार देंगे। सही। और किसी की कहानी थी यहाँ पे? गुलशन जहाँ मैं रहती हूँ उसके सामने एक बस्ती है, वहाँ की ये बात है। वहाँ पे एक पब्लिक पार्क था और वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर था, उसने वो पब्लिक पार्क जो लोगों का था वो गवर्नमेंट स्कूल बनवाया कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे, और अब वो उस गवर्नमेंट स्कूल में अपना जो बिज़नेस है वो रन कर रहे हैं। क्या बिजनेस रन कर रहे हो? उसने वो जो वहाँ के रूम्स हैं सारे रेंट पे दिए हुए हैं, ठीक, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वो स्कूल नहीं है, वो उसका अपना ओन बिजनेस है। सही। दोस्तों, ये आपने कहानी सुनी हमारे कुछ दोस्तों की जो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको कहानी अब ऐसे भाइयों की दिखाने लगा हूँ जो कि ना एहतजाज कर सकते हैं, ना अपनी ज़मीन पे कब्जे के बारे में किसी को अपनी दास्तान सुना सकते हैं। कोटअद्दू के एक गांव चक 518 में मसीहियों की एक छोटी सी आबादी है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ एक ऐसा मसला है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। 20 साल पहले तक यहाँ पर मसीहियों का एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसमें इन लोगों के बुजुर्ग दफन थे। जब हम बचपन में इधर आते थे तो कम से कम 150-200 कब्र मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई है। इस कब्रिस्तान में मेरा आदमी, मेरी माँ, मेरी बेटी दफन है। हमारे वाले साहब की कब्र पे ऊपर इन लोगों ने दुकानें बनाई हैं, हमारी बेहुरमती करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कब्रों के ऊपर दुकानें तामीर करने लगे। आज इस कब्रिस्तान की जमीन पर एक बाजार है जिसमें कारोबार तेजी से चलता है। जो लैंड माफिया के लोग हैं ये पहले एक गरीब आदमी को उधर बिठाते हैं, छाबड़ी वालों को या टायर पंचर लगाने वालों को। शो ये करते हैं कि हम किसी गरीब को यहाँ बिठा रहे हैं, लिहाजा से लोग कुछ नहीं कहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुकान बना के वो दुकान सेल कर देते हैं। ये 90 से ये काम स्टार्ट हुआ था, तो 99-95 में ये फुल पीक पे था। 1.5-2 साल पहले एक्सीबिशन कराई गई रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिल के, और 2 दुकानों से हमने कब्रें भी खुदाई करा के बरामद करा ली।
लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो इसलिए नहीं हो सका कि सियासी लोग और ताकतवर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो कब्ज़ा माफिया के लोग हैं वो इंतज़ामिया को पैसे दे के, रिश्वत दे के वो एक्शन स्टॉप रुकवा लेते हैं। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आइए ज़रा नज़र डालते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स पर जो कि हमारे अक़लियती भाइयों और बहनों के हवाले से हैं, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ों के हवाले से। 2010 में एक क्रिश्चियन विलेज था, वहाँ पर डोमेस्टिक रिलीजियस तसादुम के दौरान हमारा एक अक़लियती भाई जो है वो इंतकाल कर गया। कृष्णा टेम्पल था सिंध में, इसको डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 2012 में ही पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पे हमला किया गया, इस दौरान भी एक इंसान की डेथ हुई यहाँ पर। 2012 में क्रिश्चियन स्कूल की रीओपनिंग हुई अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, उसको भी बुलडोज कर दिया गया बाय दी पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेरे साथ स्टूडियो में एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि चक 518 की अक़लियती कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई कर रहे हैं, जनाब वसीम शाकिर साहब। वसीम शाकिर साहब, किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं आप लोग? चक 518 में क्रिश्चियन और मुस्लिम कब्रिस्तान जो थे साथ थे। ठीक है। और उसमें जो 5 केनाल जो मसीही कब्रिस्तान था, तो लैंड माफिया के लोगों ने उधर पाँव जमाना शुरू कर दिए। कोई छाबड़ी वाला बिठा दिया, कोई मोची बिठा दिया, भी चलें वो कमा रहा है तो इसको कमाने दो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस तरह पाँव जमाते जमाते आज वहाँ दुकानें बनाई हुई हैं, मकानात बने हुए हैं। तो ये इस तरह ये लैंड ग्रैबर जो हैं पाँव जमाते हैं। और ये सारी नेग्लिजेंसी जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि उधर मिला हुआ होता है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आप बात जी जी। ठीक। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान में कितने और मसीही कब्रिस्तान है जिनके ऊपर इस किस्म का कब्जा हुआ है? पाकिस्तान में 98 से लेके 2013 तक इसमें 31 कब्रिस्तान जो हैं वो कब्जे में हैं। ये फाइल आप साथ में लेकर चले हैं। जी जी। इस फाइल में क्या है इतना खास जो आप इसको अपने साथ यहाँ तक? इस फाइल में जो मैंने प्रूव किया है, जिसमें EDR एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने फैसले में लिखा है कि ये जो कब्रिस्तान का रकबा है ये TD है, थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब्त किया जाता है और इसको 15 यौम के अंदर वागुजार कराया जाए। 15 दिन का ऑर्डर करके 4 साल हो गए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसमें कब्रें बरामद करवाई हैं, एक्टिवेट करवा के दुकान के छप्पर के नीचे से निकलवाई गई हैं। हमारे जो मजहबी क्रॉस थे वो टूटे मिले हैं खुदाई के दौरान, एक भी मुलजम जो पकड़ा नहीं गया। उल्टा 11 लोग थे जो जी जी, कोई भी नहीं पकड़ा गया। कोई भी नहीं पकड़ा गया। अच्छा, क्यों नहीं पकड़ा गया? आपको क्या लगता है क्या वजह है कि ये लोग पकड़े नहीं गए? नजायज़ काब्ज़ीन में मैं बता देना चाहता हूँ कि उधर का जो मौजूदा MPA का भाई और मौजूदा MNA का भतीजा इसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम इसमें ऐड है नजायज़ काब्ज़ीन में। मतलब सियासी असर और रसूख रखने वाले ये लोग हैं। ठीक है। मुझे किडनैप करवाया गया, उसके बाद कत्ल की धमकियाँ दी गई, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है लैंड ग्रैबर से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान जाए ईमान ना जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा ईमान जाए, मैं लैंड ग्रैबर के साथ फाइट करूंगा और कर रहा हूँ। वसीम शाकिर साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दुख और शर्म की बात, और तमाम उन लैंड ग्रैबर्स से मेरी गुजारिश है कि ये आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन आपने भी अपनी कब्र में उतरना है। कहीं ये ना हो आपकी कब्र के ऊपर किसी की दुकान बन जाए या किसी घर का बाथरूम बन जाए। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक असली डॉन से जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। चोरों को पड़ गए मोर,
चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये दोनों मुहावरे हमारे इस मेहमान के लिए बिल्कुल दुरुस्त हैं। हजारों एकड़ों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, मगर लोग इनको दुआएं देते हैं। कब्जा करते हैं, घर बनाते हैं, घर बेचते हैं, मगर आज तक इनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई मुकदमा। इस वक्त पाकिस्तान में हाउसिंग शॉर्टेज जो है, अगर आप प्लानिंग कमीशन की फिगर्स लें तो वो 7.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज बताते हैं। अगर ये हम छोड़ दें इसे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि 80% लोग जो हैं कच्ची आबादियों में रह रहे होंगे। इस वक्त कराची में 55% तक तो पहुंच चुके हैं। कच्ची आबादी में एक बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो गैर कानूनी है, और कच्ची आबादी बनाने वाला उसमें बुनियादी सहूलियात नहीं देता। तस्नीम सिद्दीकी ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान सोचा कि गैर कानूनी कच्ची आबादियों के मसले को हल करने के लिए हुकूमत को अज़-खुद सस्ती रिहाइश फराहम करनी होगी। तो फिर ये हुआ कि जो कच्ची आबादी जो बनाते लोग हैं, लैंड ग्रैबर हैं, उनसे हमने मशवरा शुरू किया। हमने कहा यार आप लोग जो बसा देते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो पहली जो खुदा की बस्ती बनी वो 86 में शुरू हुई। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो सेल्फ सफिशिएंट है। हेल्थ जो है वो घर पे इनको मिल जाती है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, मैटरनिटी होम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। खुदा की बस्ती में आने से ना सिर्फ मेरा रहायश का मसला हल हुआ, मुझे माइक्रो फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन्स मिले हैं जिससे मेरे कारोबार को वसअत मिली है। मैं खुदा की बस्ती में रहती हूँ और मेरे बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं। हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमें यहाँ की दो बातें अच्छी लगी, एक जगह सस्ती और सुकून सबसे बड़ी, कि शहर से हम यहाँ पे सुकून। दोस्तों, सबसे बड़ा डॉन जनाब तस्नीम सिद्दीकी साहब। सर, तस्नीम सिद्दीकी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप माइंड नहीं कर रहे होंगे, मैं मुसलसल आपको डॉन 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 कह रहा था कि आपको बुरा ना लगा हो कि ये किस किस्म का तारुफ है मेरा कि डॉन कह रहे हैं मुझे। कब्जा करने वाले, कब्जा माफिया पे हावी हो चुके हैं आप मुकम्मल तौर पे। सर, सबसे पहले जब खुदा की बस्ती का कॉन्सेप्ट आपके पास आया, जब आपने सोचा, क्या जज्बात थे, एहसासात थे, एक्साइटेड थे आप? ये सोच शुरू कहाँ से हुई, ट्रिगर कहाँ से हुई? ये सोच मेरी शुरू हुई ईस्ट पाकिस्तान, जब मैं वहाँ पोस्ट, और वहाँ मैंने जब गुर्बत देखी, लोगों की जो मसाइल देखे, तो उससे मेरे ख्यालात में तब्दीली आ गई। फिर मुझे मौका मिला कि मैं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। वहाँ मैंने ये देखा कि कच्ची आबादियाँ जो हैं वो बेशुमार बन रही हैं। दूसरे शहरों में मैंने देखा, सक्खर में, लड़काना में, हर छोटे शहर में कोई 4-5 कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर कराची में 55% आबादी जो है वो कच्ची आबादियों में रह रही है। 55% जो लैंड माफिया ने जो लैंड माफिया, या लोगों ने खुद कब्जा किया या लैंड माफिया। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये ज़मीन मौजूद है, सरकार मौजूद है, लोगों की एक ज़रूरत है, लोग पैसा देने को तैयार हैं, तो ये सरकार जो है ये कब्जा क्यों करने देती है? सही। ये गरीब लोगों को ज़मीन क्यों नहीं दे देती? तो क्या आपको क्या पता चला इसमें, जब आपने पता ये चला कि जो तरीक़ाकार है ना लैंड माफिया का, वो बहुत सही है गरीब लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर सरकार की ज़मीन उन्होंने कोई मार्क की और उसकी प्लॉटिंग कर दी। ठीक है। उसके बाद चौक से निशान लगा दिए या पत्थर रख दिए और किसी चाय के खोखे में बैठ गए वो, और उसकी एक ज़मीन की अप्रोप्रिएट कीमत फिक्स कर दी। अप्रोप्रिएट मैं कह रहा हूँ, अफोर्डेबल। तो उन्होंने कीमत कम फिक्स क्योंकि कि एक तो नाजायज़ है, वो कागज़ आपको नहीं देंगे। ठीक है, मिल्कियत नहीं दे रहे आपको, कब्ज़ा दे रहे। सही। दूसरा ये है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई। सही। कि सिर्फ ज़मीन जो है बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको दे दी, कि ना पानी है, ना वहाँ पे मतलब ये कि पक्की सड़क है, ना सीवरेज है, ना बिजली है, ना पुलिस इनके पास से आके पूछती है, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाला पूछता है। इनका कब्ज़ा जो है वो सच्चा हो। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने हाउसिंग को इम्प्रूव करते हैं।
नाली आ गई, नाली डलवा, बिजली, फिर कुंडा बिजली डाल आ के गई, बिजली ले कुंडे ली। से बिजली ले ली। लेकिन जो भी इनको सर्विस मिलती है उसको इनको पैसे देने पड़ते हैं। ये ज़रा गौर तलब बात है कि कुंडा मुफ्त नहीं है, पैसे देते। कुंडे की कीमत है कि कितने बल्ब लगे हुए हैं, कितने पंखे चल रहे हैं, किसी का आदमी टहलता हुआ आएगा और वो पैसे ले जाएगा। पानी जो है टैंकर से ले लेंगे। जो ट्रांसपोर्ट है जहाँ तक चल रही है, जब उन्होंने देखा कि आबादी हो गई तो वो उसको आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जब आबादी ज़्यादा हो गई तो बड़ी एनजीओ आ गई, उसने बड़ा स्कूल बना लिया। कोई प्राइवेट डॉक्टर है जिसको मतलब ये कि मरीज़ नहीं मिल रहा है, वो कच्ची आबादी में चला गया। तो अंकल डॉन मुझे ये बताइए, आपने लैंड माफिया के साथ क्या कोई सेमिनार अटेंड किया? किस तरह नहीं, मैं बताऊं कि जब आपने क्या किया? हमने हैदराबाद में हैदराबाद में हमने कहा कि जब सरकार के प्लॉट लोगों को नहीं मिल रहे तो हम ये जो लैंड माफिया का तरीका है इसको 100 एकड़ पर तजर्बा करते हैं। ठीक है, हमने वही तरीका उस पर आजमाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। तो फिर हम लैंड माफिया के पास गए, उनसे कहा कि आप हमारे उस्ताद बन जाएं और हमें बताएं कि किस तरह से ये कामयाब होगा। अच्छा, दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि लैंड माफिया पे लोगों का फेथ ज़्यादा है, सरकार पे नहीं। तो जब उनके ज़रिए हमने काम शुरू किया तो लोग आबाद होना शुरू हो गए और हमारी स्कीम कामयाब हो गई। आपने कहा कि हम लैंड माफिया के पास गए, सरकार यानी कि लैंड माफिया के पास गई। बिल्कुल। तो सरकार रिकॉग्नाइज करती है लैंड माफिया को? सरकार जो है मतलब ये कि सरकार के जो कारिंदे हैं, असल बात यह है कि वो उनका माइंड फॉसिलाइज्ड है, वो एक लाइन पे चलने के आदी हैं, उनमें ओपननेस नहीं है, सीखने की आदत नहीं है। तो हमने कहा कि इनसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। जब आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को जब ये प्रेजेंटेशन की और बताया ये आइडिया, तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त के वज़ीर आज़म? उनका रिएक्शन ये होता है कि ये जो आपके मकान नज़र आ रहे हैं ये बहुत खूबसूरत नहीं है। ये खूबसूरती तो पैसे से आती है कि अगर आपके पास पैसा 2 लाख रुपया है और मकान आप बहुत अच्छा बना सकते हैं या 4 लाख, तो वो खूबसूरती आ जाएगी। तो असल में ये जो माइंडसेट है लोगों का कि ये जो गरीब लोग जिस तरह से रहते हैं ये सही तरीका नहीं है। आप इनको बना बनाया मकान या खूबसूरत प्लॉटिंग या मतलब ये कि हर फैसिलिटीज़ पहले से दे दें तो उसकी जो है कॉस्ट होती है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे सवाल ये है कि खुदा की बस्ती की पैटर्न पे पाकिस्तान में कितनी हाउसिंग स्कीम्स मौजूद हैं? इस वक्त 8 तो बन चुकी हैं, लेकिन सरकारी कारिंदे इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते। ये हम अपनी कोशिशों से कर रहे हैं। क्यों नहीं सरकारी कारिंदे इसको आगे? सरकार में मसला क्या है, चाहे या ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी पावरफुल आदमी, वो अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं अलॉटमेंट का, डेवलपमेंट का, क्योंकि इसमें दोनों में पैसे हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो प्लॉट दिया कराची में 40,000 का, ठीक है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यही प्लॉट अगर सरकार के लोग दे रहे होते तो ये 2 लाख का देते। अच्छा, तो ये क्यों फ़र्क होता कि वो डेवलपमेंट के चार्जेस ज़्यादा कर देते, ठीक है, ओवरहेड्स ज़्यादा कर देते हैं। मैं समझ गया, उसमें वो एंगल आ जाता है कि पैसे बनाने का। ये बताइए कि गरीब आदमी को क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस बात को इग्नोर किया जाए कि गरीब आदमी को अगर घर नहीं मिल रहा, सहूलियात नहीं मिल रही तो ना मिले, देखी जाएगी? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? हम बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम कराची में इसका मतलब ये जो वायलेंस हो रही है, जो फ्रिक्शन है, जो मतलब ये कि आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। तो जब आप ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, पीने का पानी नहीं देंगे, आप घर नहीं देंगे, आप तालीम सही नहीं देंगे, सेहत नहीं देंगे, तो लोगों में एक गुस्सा जन्म लेता है और वो गुस्सा जहाँ पे मौका मिलता है वो फट पड़ता है। यानी कि अगर हम लोगों के हकूक़ उनको नहीं देंगे तो हमारे मुआशरे में मुसलसल ये तनाव रहेगा, ये टेंशन रहेगी, ये मुश्किलात रहेंगी और लोगों के अंदर ये पुरतशद्दुद जज्बात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करेंगे। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? किस चीज़ ने आपको ये करने पे इंस्पायर किया कि ये आइडिया लेके आप चलें? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि एक तो ये है कि इंसान में दर्द दिल होना चाहिए, बुनियादी चीज़, कि आप महसूस करें दूसरे का दर्द, कि ये इंसान जो हैं ये किन हालात में रह रहे हैं, इनके मसाइल क्यों नहीं हल होते। दूसरे ये कि थोड़ा सा जुनून चाहिए,
पागलपन कि आप एक चीज़ को कहें कि मुझे ये करना है। अब ये जैसे वो कहते हैं ना कि पागल कुत्ते ने काटा कि आप ये करें, यानी मेरे साथी जो हैं मुझे ये कह के डिस्करेज करते थे कि यार ये क्या पागलपन है। तो पागलपन जो है ना वो इंसान को, और दर्द दिल, दो चीज़ें हैं। दोस्तों, तस्नीम डॉन सिद्दीकी साहब आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ किया है उसके लिए हम बहैसियत मुआशरा और बहैसियत कौम आप जैसे लोगों का शुक्रगुजार, हम आप जैसे लोगों की शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे लिए बड़े मसले मसाइल जो हैं वो हल करने की जो है ना ये वो चीज़ें, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां भाई। जहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने दो बड़ी दुखी और मुश्किल कहानियाँ सुनी जिन्होंने मेरे दिल को बहुत उदास किया, वहाँ पर तस्नीम साहब की कहानी सुनकर और इनकी बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई। जहाँ इतने सारे शैतान मौजूद हैं वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और कहाँ से हम सीख सकते हैं, क्या मिसालें मौजूद हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे ज़मीनों पे कब्जे की, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये कहा था कि वापसी पे हम इन मसाइल का हल ढूंढने या इसके बारे में बेहतरी लाने के लिए बात करेंगे। आज की कहानियाँ सुनकर ये बात तो वाज़ेह है कि ये मसला कुछ लोगों के नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के बहुत सारे लोगों को मुतासिर करता है। ज़मीनों पर कब्जा कोई नई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता रहा है। और आपको कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स मैं देता चलूं। आपको पता है कि ब्राज़ील में 2016 में ओलंपिक खेल जो है वो मुनक्किद होने, इस सिलसिले में वहां पर सरकार बहुत सी जमीन खाली करवा रही है, गरीबों को वहां से हटा रही है कि वहां पर नए स्टेडियम और नई सहूलियात जो है फराहम की जा सके। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में मौजूद जो सरकारी पार्टी थी, जो पार्टी ताकत में थी, पावर में थी, उन्होंने बहुत सी जमीनों के ऊपर कब्जे किए वहां पर। बांग्लादेश में जब जमीनें नेशनलाइज की गई तो बहुत सारे लोगों की जमीनें उनसे ले ली गई, छीन ली गई, हुकूमत ने ले ली, सरकार ने ले ली। मगर जहां पर ये वाकयात मौजूद हैं, जमीन पर कब्जे के वाकयात मौजूद हैं, वहां पर हम सब के लिए बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं। और एक मिसाल तो आपको हम अपने पड़ोस की भी दे सकते हैं। हिंदुस्तान में जमीनों के रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज किया गया, सैटेलाइट से तस्वीर ली गई जमीनों की, उनको मार्क किया गया, उनके नक्शे जो हैं उनको डिजिटली सेव किया गया, सारे रिकॉर्ड को सेव किया गया, और फिर इस डेटा को इंटरनेट के ऊपर लाया जाएगा ताकि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हों, कहीं पे भी रह रहे हैं, आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि हाँ उस जमीन पर कब्जा तो नहीं हुआ। एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ मैं फखर आलम आगाज सफर से आपसे इजाजत चाहता हूं। शब बख़ैर। सिंध के वजीर आला तक ये पैगाम पहुंचाइए कि उन्हें काकापीर विलेज और उसके एतराफ के इलाकों में होने वाली मैंग्रोव्स की कटाई के खिलाफ फौरन सख्त एक्शन लेना होगा। इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए हमारी वेबसाइट www.aaj.tv/AES पर जाइए और वजीर आला सिंध को लिखे जाने वाले खत का ड्राफ्ट हासिल कीजिए। इस खत पर अपने दस्तखत कीजिए और वजीर आला हाउस भेज दीजिए। जितने ज्यादा खतूत उतना ज्यादा दबाव। याद रहे, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना हर फर्द का फर्ज है। वजीर आला सिंध को खत लिखने का पता है वजीर आला सैयद कायम अली शाह, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, कराची। कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, ऐ मेरे
जमी कोई मुश्किल नहीं, करो आगाज फिर से सफर।